अच्छा लगा आप सभी स्टूडेंट्स हैं। और थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि बॉयज़ जो है इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन कहते हैं ना कि नारी सब कुछ, जितने भी प्रकृति का विकास और हमारे संस्कृति का विकास संभव है, तो नारी के बिना कोई भी चीज असंभव है। नारी अगर आगे बढ़ रही है तो एक पुरुष अगर सीखता है, कुछ करना चाहता है, तो केवल अपना विकास करता है, अपनी जिंदगी में अपने लाइफ में सेटल होता है। लेकिन एक नारी अपना विकास जब करती है, जब आगे बढ़ती है, तो अपने साथ पूरे समाज को आगे बढ़ाती है। क्योंकि जो विकास होता है और जो परिवर्तन होता है नारी के माध्यम से ही होता है। एक नया जनरेशन, एक नया विकास संभव है तो केवल नारी से। और बहुत अच्छा लगा कि आप सभी यहाँ हैं और परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे, ये पहले से जिसके पास प्लानिंग होता है, शेड्यूल बना के रखते हैं, वो काम कर पाते हैं। अदरवाइज हम केवल डिसीजन लेते रह जाते हैं कि कॉलेज के बाद ये करना है, उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट करना है, और उसके बाद आगे करियर में हमको करना क्या है, ये फिक्स नहीं होता। तो सबसे पहला मेरा एडवाइस यही रहेगा, जो हम सभी ने गलती की है और हमारे जो जितने भी भाई बहन हैं जो अभी अपने लाइफ में अभी तक स्ट्रगल करते जा रहे हैं, जो किसी भी फील्ड में या जॉब में नहीं लगे हुए हैं, तो पहली बात तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आगे बढ़ने के लिए अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो तैयारी अभी से कीजिए। और दूसरी बात, बिजनेस, जॉब तो सिर्फ जॉब होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जॉब किसी के नीचे रह के हम काम करते हैं। नौकरी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम किसी के नीचे रह के काम करते हैं, हम खुद के मालिक नहीं बनते, जिसको बोलते हैं उद्यमिता विकास। आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलेज में जो माहौल मिल रहा है, उद्यमिता विकास का जो एक अंश है, जहाँ से हम अपना विकास कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर सिखाया गया, और अक्सर कॉलेज ग्रुप में भी एक्टिव रहता हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती है कि हम कहीं जाके समाज में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। NSS के थ्रू हमको बहुत सारे नॉलेजेस मिलते हैं, हम आगे बढ़ने के मौके वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ उद्यमिता विकास में हमारे जो अभी आप लोग कागज़ के जो बैग बना रहे थे, जिससे कि हम पॉलीथीन को बैन कर सकते हैं, आगे अपने कागज़ को जो हम वेस्ट कर देते हैं उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपको आगे आने वाले टाइम पे आपको एक बिजनेस या फिर एक अच्छा उद्यमी बनाने के लिए सपोर्ट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस करें। कॉलेज लाइफ में हमको इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ताकि हम आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को कैसे सेटल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बिजनेस हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बिजनेस डिसाइड करके आप आगे बढ़िए, ताकि अपने आप में खुद एक छोटा मालिक बन जाए और अपने फैमिली के साथ साथ अपने देश का भी विकास कर सकें, अपने आइट साइड में जितने भी नागरिक हैं उन सबको सपोर्ट कर सकें, ताकि उनको भी एक रोजगार अवसर मिल सके। तो रोजगार के पीछे नहीं भागना है, बल्कि एक ऐसा उद्यमी बनना है ताकि हम लोगों को रोजगार दे सकें, जिससे हमारे देश की तो हेल्प होगी, साथ में आपका भी विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, और आपको देखकर कोई सीखे। सबसे खुशकिस्मती इंसान वही होता है जिससे देखकर लोग सीखते हैं। तो आप कुछ काम ऐसा कीजिए जिससे कि लोग आपसे सीखें। यस, सभी सुन रहे हैं मेरी बात? अच्छा, तो आप अभी से प्लानिंग कर लीजिए आगे बढ़ने के लिए करना क्या है, आपको क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं अपनी बातें रखते जाऊंगा तो फिर मेरी बात कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए आप सभी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको सपोर्ट चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। वैसे मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ज़्यादा नहीं की है, मैंने केवल परिवार निर्माण, समाज निर्माण और जो बोलते हैं ना भारतीय संस्कृति, तो केवल इसके ऊपर मैंने काम किया। समाज में लेकर जहाँ भी मैं गया अपना एक पोजीशन बनाया, जिससे कि मैं केवल समाज निर्माण, परिवार निर्माण और देश निर्माण की बातें करता हूँ अक्सर। विवेकानंद जी जो मेरे आदर्श हैं, जिनके लाइफ स्टाइल और जिनको मैं नोट करके उनके शेड्यूल के हिसाब से मैं अपने लाइफ को डिजाइन कर रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में युवा को एक मार्गदर्शन दे सकूं, जो आने वाले टाइम में हमारी जो नई पीढ़ी है उनका मार्गदर्शन करके हम आगे बढ़ सकें। बट सही मार्गदर्शन तभी होगा जब हमको सही नॉलेज मिलेगा। आज मैं भी कुछ सीखने आया हूँ, आने वाले टाइम पे आप भी ऐसे नॉलेज देने के लिए आएंगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस, तो आप सभी को भी फोकस करना है कि आने वाले टाइम में आप क्या करना चाहते हैं।
तो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, लेकिन हमारे समाज राष्ट्र निर्माण की जो बातें हैं वो भी हमको साइड में लेकर चलना है, क्योंकि सही विकास यही माना जाता है जो हमारी संस्कृति, हमारे देश और राष्ट्र को एक नया जनरेशन, एक नई पीढ़ी दे सके, जिससे कि हमारे देश का अभी बोलते हैं ना प्रशासन तंत्र, प्रशासन धीरे धीरे जो है भ्रष्ट होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं, तो उसको अगर सही तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं तो केवल और केवल हमारी युवा शक्ति है, अगर वो सामने आए, कुछ नया करना चाहे और एक नए जनरेशन को जन्म दे सके, तो उसके लिए हमको अभी से प्रयास करना पड़ेगा, युवाओं के माइंड को परिवर्तित करना होगा, जिससे कि एक नए सदी का निर्माण हो सके, एक नए राष्ट्र का निर्माण हो सके। बाकी आप सभी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या मार्गदर्शन चाहिए आप लोगों को? पूछो, कोई सवाल हो तो। भैया जैसे अभी स्पोर्ट्स में है तो क्या आपने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मैं आगे चल के यही करूँगी? जी ये क्लियर नहीं था वैसे। मैं जैसे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बचपन से एक माहौल मिल जाता है, लोग अपने एक शेड्यूल बना के चलते हैं कि नहीं पापा जी सब कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनकी सैलरी आती है जिससे कि हमारा सब कुछ हो जाता है। बट मेरा बचपन से एक माहौल मिला कि हम लोग पढ़ाई करते थे। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई 9वीं में, तो 9वीं तक तो पढ़ाई मैंने अच्छे से किया और मम्मी पापा के सपोर्ट से किया, जो भी किया मैं आगे बढ़ते गया, लेकिन मम्मी पापा के सपोर्ट से किया। बट 9वीं में ही मेरे माइंड में एक परिवर्तन आया कि कब तक हम माँ बाप के भरोसे बैठेंगे, क्योंकि हमको माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना है, बल्कि उनके साथ में हमको कदम से कदम मिलाकर चलना है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी माँ बाप ही उठाए। तो हम बोलते हैं ना कि जिस बच्चे को बचपन से सपोर्ट मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो वो अपंग हो जाता है, अगर शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से अपंग हो जाता है। तो वो चीज मुझे वहाँ डिसीजन लेना था कि क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हम अपनी पढ़ाई का खर्च कम से कम उठा सकें। तो फाइनेंशियली कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से मैं 9वीं से ही मेहनत करने लगा साइड में। जैसे कि हम साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टी आती है 2 महीने की, तो फर्स्ट टाइम मैं चेन्नई गया था मजदूरी करने के लिए। तो 9वीं से स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक मेरा हैबिट बन गया कि हर साल मैं पढ़ाई करता था। साल भर पढ़ाई करने के बाद 2 महीने की जो छुट्टी होती थी, तो फर्स्ट टाइम मैं 9वीं में चेन्नई गया, उसके बाद हैदराबाद गया। इस तरीके से धीरे धीरे करके हर साल मैं 2 महीने के लिए जाता था बाहर। 12वीं कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर बाहर जाने का मौके बंद हो गए। अब मैं कॉलेज ग्रेजुएशन करने बालाघाट गया, तो वहाँ से स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ताकि मेरी जो मंथली खर्चा है वो मैनेज हो सके। तो स्टूडेंट्स को अपना बाकी कॉलेज का टाइम जो होता था उसको पढ़ाई में लगाता था मैं। उसके बाद सवेरे का 2 घंटे, शाम का 2 घंटे, ये टाइम निकाल करके मैं स्टूडेंट्स को टीच करता था। उनको जो 10वीं तक के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पढ़ाता था। उसके साथ धीरे धीरे लोगों को नॉलेज मिलते गए। फिर जब मैं सेकंड ईयर में गया बीएससी, उसके बाद वहाँ से जो एमएससी फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स थे, वहाँ भी धीरे धीरे नाम होने लगा, पता चलने लगा। तो फिर टीचर से एक एडवाइस मिला कि आप अगर अपने स्टूडेंट्स भाइयों को अगर पढ़ाते हो तो आपका नॉलेज और इंक्रीज होगा। तो उनके एडवाइस से मैंने फिर ट्यूशन क्लास स्टार्ट किया, जिसमें एमएससी फर्स्ट के स्टूडेंट्स को टीच करने लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे मेरा विकास हुआ और धीरे धीरे मानसिक तरीके से भी स्ट्रॉन्ग होते गए अपन, और टीचरों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जिससे कि उस टाइम मैं फाइनेंशियली जो फ्रीडम चाहिए था मुझे वो मिलते गया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो ट्यूशन का जो प्रोसेस था बहुत अच्छा गया। उसके बाद एमएससी स्टार्ट किए हम लोग, जिससे कि कोविड की वजह से हमारा उतना स्टडी अच्छे से नहीं हो पाया। तो कोविड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स की जो स्टडी है उसमें। तो प्रैक्टिकली हम लोग कुछ नहीं कर पाए कॉलेज में, जो थियोरिकली नॉलेज मिलता है वो धीरे धीरे लेते गए, ऑनलाइन स्टडी किए। तो ऑनलाइन में भी बहुत अच्छी स्टडी होती है। कोविड की वजह से हमको एक चीज़ मिला कि आप सब जो मोबाइल फोन यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम घंटों रील्स में अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो वो टाइम हम यूट्यूब में अगर लगाते हैं, आपके सिलेबस के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स ऐसा नहीं है जो यूट्यूब में अवेलेबल ना हो। क्योंकि कोविड ने ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से सिखाया कि हम ऑनलाइन सोशल मीडिया में हम जाएं तो हमारा नॉलेज, इंसान बोलते हैं ना विद्यार्थी जो होता है विद्या कहीं से भी ले सकता है, सोशल मीडिया से भी ले सकता है, अपने जिस तरीके से चाहे वो अपना जहाँ से उनको चाहिए वो ले सकता है।
तो मैंने वहाँ पर डिसाइड किया कि यूट्यूब से ही स्टडी की जाए। मैंने बहुत अच्छे से स्टडी भी किया। तो ये चीज़ है कि आप लोग जहाँ रील्स में या व्हाट्सएप में, फेसबुक में अपना टाइम देते हैं, वो टाइम अब उसको भी टाइम देना है ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ सके। सोशल मीडिया में हमको भी एक्टिव रहना है, बट उतना ज़्यादा नहीं। हमारा एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हमको इतने मिनट हमको सोशल मीडिया को देना है। उसके बाद हमें अपनी स्टडी को, क्योंकि बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं जो हमारे जो थ्योरिटिकल नॉलेजेस हैं कॉलेज में मिलने के बाद, जब हम प्रैक्टिकली इसको देखना चाहेंगे तो आजकल एनिमेशन के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में। तो एनिमेशन वीडियो देखिए, जो आप मॉलिक्यूलर्स के बारे में जो पढ़ते हो तो उसको 3D में देखिए कि कैसे हमारे मॉलिक्यूलर अपने अक्ष में कैसे राउंड करते हैं, किस तरीके से उनका प्रोसेस होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन का गमन कैसे होता है। तो वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से दिखेगा यूट्यूब में। तो वो सब चीज़ें कीजिए जिससे कि आपके समय का सही उपयोग हो सके। उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसी टाइम से लोगों को नॉलेज और उनको जानकारी मिल गया था कि मैं कैसा स्टूडेंट्स हूँ। और मेरे भाई गए थे रायपुर, तो रायपुर में कुछ फ्रेंड्स थे जिनके थ्रू मेरा रिज्यूम आगे बढ़ा और उन्होंने बोला कि कुछ हायरिंग चल रही है HDFC बैंक में। साथ में बहुत सारे ऑप्शन थे वहाँ पर, IDFC बैंक में, HDFC बैंक में और बजाज फाइनेंस होता है, इन सब चीज़ों में हायरिंग चल रही थी। तो उसी बीच में मैं यही था बैहर में उस टाइम पे। तो मेरा रिज्यूम मैंने भेजा अपने भाई के पास, मेरा छोटा भाई जो रायपुर में जॉब करते थे। तो रिज्यूम भेजने के बाद उन्होंने डाल दिए कंपनी में। तो HDFC बैंक में वहाँ से खुद मैनेजर देखने के बाद उन्होंने खुद कॉल किए थे कि बेटा अभी क्या कर रहे हो, स्टडी चल रही है तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बताया सर कंप्लीट हो गया है बट मार्कशीट नहीं मिली है करके। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इसका मार्कशीट सब अवेलेबल था। तो बोले कि आप तुरंत आ जाइए हम आपको हायर कर लेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना एक स्टार्ट करने के लिए, अब क्योंकि कोई भी इंसान अचानक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पर बेसिक सैलरी 10,000 थी। मुझे लगा अंजनी नहीं ठीक है, तो मुझे लगा कि क्यों ना अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो 10,000 भी पर्याप्त था मेरे लिए उस टाइम, क्योंकि हम सीखने जा रहे थे। किसी फील्ड का नॉलेज मिले न मिले, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज मिल जाएगा। और देखा जाए तो बैंकिंग में भी बहुत अच्छे करियर है, आगे हम अगर प्रमोट होते गए तो उसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है हमारा। तो 10,000 से मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और वहाँ पर काम भी अच्छा खासा था क्योंकि उतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। आराम से बैठ के शोरूम में काम करना है, फाइनेंस करने का जो काम होता है, तो दिन भर बैठे रहने का काम है, उतना ज़्यादा प्रेशर या टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट वही है कि ड्यूटी जो होती थी हमारी 12 घंटे की टोटल। अब उस बीच में हमको मैनेज करना पड़ता था, जैसे कस्टमर आते हैं तो उनके साथ में हमको अपना टाइम स्पेंड करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 घंटे तक कस्टमर आते ही नहीं, तो ये कंडीशन भी बनता था। जो कैश लेके जाते थे वो फाइनेंस नहीं कराते थे, तो ऐसे टाइम में हमको मैनेज करना पड़ता है। तो कभी कभी हमारी जो ड्यूटी होती है 5 घंटे की भी होती थी, कभी 12 घंटे की भी होती थी, तो वो हमको मैनेज करना पड़ता था कि कोई भी कस्टमर छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जो एक वहाँ पर एक फ्रीडम मिला कि हम अपने हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल को डील कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा वहाँ पर कि हम उतना ज़्यादा उस बंधन में नहीं रहेंगे, एकदम फिक्स टाइम टू टाइम हमको जॉब नहीं करना पड़ेगा, तो अपने काम के ऊपर होता है। तो वो चीज़ें मुझे अपने आप मिला, रिज्यूम भेजने के बाद मुझे अपने आप वहाँ से मिल गया। तो आगे फिर प्रमोट होने की चांस आने लगे। तो अभी बात हुई है बैंक में कि जितने भी मेरे टाइम में जो ज्वाइन किए थे वो धीरे धीरे करके रिजाइन कर चुके हैं। लगभग 25-26 जो एम्प्लॉयज़ थे वो रिजाइन कर दिए। मैं भी बीच में रिजाइन करने की बातें बोला था, क्योंकि आजकल देखा जाए तो 10,000 में हमारा ज़िंदगी का पूरा खर्च मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी भी फैमिली बनने वाली है। आने वाले टाइम में हमको भी, आज तक मम्मी पापा हमको सपोर्ट करते रहे, तो अगर हम अपने ही खर्च मैनेज करते रह गए तो माँ बाप के लिए क्या करेंगे। तो आने वाले टाइम में हमको भी एक अच्छा करियर चाहिए, हम आगे बढ़ सके। तो मैंने ये बात रखी अपनी, बाकी सभी रिजाइन कर चुके थे, सबके जाने के बाद मैंने भी ये बात रखी सामने कि सर ये कंडीशन है, तो 10,000 सैलरी उतना पर्याप्त नहीं करते। तो वहाँ पर सर ने खुद मुझे आगे प्रमोशन का एक प्रपोजल दिए कि आप कुछ टाइम और स्पेंड कीजिए, आगे मैं बात कर रहा हूँ करके। तो आगे आने वाले मंथ में हो सके तो प्रमोट कर देंगे। 2023 में बात हुई थी, 23 में प्रमोट करने की, बट आने वाले टाइम में बोले कि कुछ मैनेजमेंट में बातें हो रही हैं, तो बात करते करते आगे हो सके तो मार्च या अप्रैल, मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल में प्रमोट होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से मेरा लाइफ स्टाइल जो था धीरे धीरे आगे बढ़ा
और आज HDFC बैंक में एम्प्लॉय हूँ। वहीं पर मेरी कंटिन्यू सीख भी रहा हूँ, लोगों को सिखा भी रहा हूँ और आज सबके बीच आज से ये लेके आया हूँ। इनने जो कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने 8वीं कक्षा तक इनको पैसा दिया, उसके बाद में मैंने पैसा नहीं दिया पढ़ने। वो खुद अपने कहाँ से व्यवस्था करते थे, क्या करते थे मैंने। लेकिन लोग कहते हैं जब परेशानी आती है ना, जिसके यहाँ लड़की होती है लड़का नहीं होता, तो सोचते हैं लड़के के हाव भाव को देखते हैं। अगर कहीं एक लड़की होता तो हम खाना बना के देते। कहीं यहाँ सोचते हैं, मैं देखता हूँ, जाता हूँ, घूमता हूँ तो पता चलता है। लेकिन हमारे यहाँ 3 लड़के हैं, एक मंजिला है, इससे बड़ा है, एक और छोटा है। लेकिन आज तक हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे यहाँ लड़की नहीं है। ये इनके ऐसे आदत है, व्यवहार है। घर में जाते हैं, हम खाना भी बनाते हैं, घर की पूरा साफ सफाई भी कर देते हैं और खाना हमको परत हमारे थाली में धो देते हैं। लेकिन मैं बच्चों के पैदा होने के पहले मैंने गायत्रीपुरा से जुड़ गया था और गायत्री परिवार में जितने भी संस्कार बताए जाते हैं, 16 संस्कार, पुष्पन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन, ऐसे जो संस्कार हैं, हमने गायत्रीपुरा के माध्यम से इनके सब संस्कार करवाए। तो मैं तो सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि संस्कार को करने के बाद मुझे एक रूप देखने को मिला। इनके अभाव में हमारे गांव में कोई बच्चे नहीं है। मैं अपने आप को खुद ऐसा समझता हूँ कि ये संस्कार को कहाँ से मिला, मैं खुद नहीं समझ पाता। हम इतने पढ़े लिखे, हमें को बोलना नहीं आता, लेकिन बच्चे इतने आगे बढ़े। जो बड़े हैं वो सूरत में भी हैं, उनका जो छोटा है बालाघाट में गायत्री मंदिर में पूजा करते हैं शाम सुबह और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बस इतने कहूँगा, ज़्यादा नहीं।